हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश चौधरी और मैं आज आपको जो पटवार का 10 नंबर पेपर हुआ था वो सोल्व कराऊंगा। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन आए ना, एक बार हम ध्यान से देखेंगे कैसे क्या सोल्व करने हैं। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसका तुम्हें बताना है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर पढ़ के देख लो। इसने दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं। ये जो समानुपात का चिन्ह है, इससे पहले दो शब्द दिए गए हैं और तुम्हें जो ये दोनों शब्दों में जैसा रिलेशन है, नेक्स्ट शब्दों में भी ऐसा ही रिलेशन बनाना है। तो देख लो एक बार, दबाव अनुपात पास्कल है तो समानुपात क्वेश्चन मार्क और रेडिएशन इसकी जगह क्या आएगा, ये आपको ये बताना है। तो देखो बेटा, दबाव को मापने की इकाई जो है वो पास्कल है, यानी दबाव को मापते हैं पास्कल में। ऐसे ही रेडियन रेडियन जो है, इससे किसको मापा जाता है, कोण को। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है फर्स्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है सेकंड क्वेश्चन में कि बेटा देखो, जैसे 25 से 50 ये 60 आया है, 25 अनुपात 60, यानी 25 से जैसे 60 आया वैसे ही बताना बेटा 210 से अगली संख्या यहाँ पे क्या आएगी। अच्छा, मैथ के तरीके से इसको सोल्व नहीं करना कि मैथ के तरीके से आप ये समझो कि भाई बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 25 से जैसे 60 आया है वैसे ही तुम्हें 210 से नेक्स्ट संख्या क्या आएगी ये बताना है। यानी जैसा संबंध इन दो संख्याओं में, वैसे ही आगे की ये संख्या और अगली संख्या में संबंध बनाना है। तो इसके लिए बेटा देखो क्या करना है, 25 से 60 कैसे आ सकता है, तो इसके कई तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसा ही कर सकते हो कि 25 से जो 60 आया ये कितना जुड़ के आया है, और जितना इसमें जुड़ा इसमें जोड़ के देखोगे तो लगभग इसके ऑप्शन के आसपास कोई ऐसी संख्या आनी ही नहीं है। दूसरा, कैसे 25 को किससे गुणा करूंगी 60 आ जाए, तो ये देख लेंगे कि 25 को 60 से गुणा, 25 से 60 आया तो 25 को किससे गुणा किया। तो देख लो एक बार, 25 को यानी 60 बटा 25, मैं 60 में 25 का भाग दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैंने 25 को किससे गुणा किया था। तो एक बार 5 से काट लो, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5, यानी 12 बटे 5 से जब मैं 25 को गुणा करूं तो 60 आ जाता है। और अगर 12 बटे 5 से गुणा करने पे 60 आया तो बेटा 210 को भी तुम 12 बटे 5 से गुणा कर दो। ऐसा करोगे तो 5 से इसको काट दो, देखो ये आएगा 5 चौक 20, 5 गुना 2 ये 42, और 42 को 12 से गुणा करोगे तो 42 गुना 12, इससे करोगे तो 12 दो 24, 4 कैरी किया 2, 48 और 2 50, 504, यानी 504 आएगा। और किस ऑप्शन में है, ए में है। तो ऐसे फास्टली तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है। बहुत इजी था। 25 से 60 कैसे लाया, तो मैं ये देखूंगा कि 25 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 60 आ जाए। इसके लिए बेटा मैंने किया 60 बटे 25, 60 बटे 25 को काटा तो इसका मतलब हो गया 12 बटे 5, यानी 25 को आप 12 बटे 5 से गुणा करते हो तो 60 आ जाता है। तो वैसे ही 210 को 12 बटे 5 से गुणा करूंगा तो 504 आ जाएगा, जो ए ऑप्शन में है। तो ये था हमारा 112 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 113। देखो, एफ जे यू एल अनुपात बी ओ क्यू क्यू लिखा गया है, तो समानुपात एल एच आर एक्स अनुपात क्या होगा। यानी इन दो शब्दों में जैसा रिलेशन है, संबंध है, ऐसे ही नेक्स्ट अगले शब्द में रिलेशन बनाना है। क्या हुआ है देख लो एक बार। देखो बेटा, एफ से बी आया है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है एफ जे यू और एल, और अनुपात आया है बी ओ क्यू क्यू। तो इन दोनों के बीच में क्या चेंज हुआ ये चेक करो। देखो यहाँ पे एफ था, फिर बी आ गया। बेटा एफ अल्फाबेट में छठे स्थान पे आता है और बी 2 पे आता है, तो 6 से 2, यानी पहले में माइनस कितना किया है, 4, 4 अक्षर कम कर दिए। जे से ओ, जे 10 पे, ओ 15 पे, तो अगले में कितने अक्षर जोड़ दिए गए, 5। नेक्स्ट यू 21 पे, क्यू 17 पे, तो नेक्स्ट में भी कितने माइनस कर दिए हैं, 4। और एल 12 पे, क्यू 17 पे, अगले में कितने अक्षर जोड़ दिए हैं, 5। यानी पहले 4 अक्षर घटाए, फिर 5 जोड़े, फिर 4 घटाए, फिर 5 जोड़े। तो तुम्हें सेम ऐसा इसमें करना है, एल एच आर एक्स में। अब यहाँ पे बेटा गलती आप क्या करते हो कई बार कि सारे अक्षरों में ऐसे प्लस माइनस करके आप देखते रहते हो, बाकी आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये देखना है कि चाहे एक अक्षर या दो, किसी एक दो को भी चेंज करके आप ऑप्शन चेक करोगे, जिस ऑप्शन में आंसर मिल जाए बस वो फटाक से करके बताना है। जैसे पहला एल है, आपने 4 घटाया था, एल 12 पे आता है, 12 में आप बेटा 4 घटाओगे 8 बचेगा, 8 पे कौन सा अक्षर आता है, एच, यानी पहला अक्षर आंसर का एच होगा। एच आप देखो यहाँ ना तो ए ऑप्शन में है ना बी में है, सिर्फ सी और डी में है। दोनों में एच है तो अगला अक्षर देखेंगे, अगला इसमें क्या दिया, एच। एच आता है बेटा 8 पे, आप 5 जोड़ोगे, 8 5 कितना होगा, 13, 13 पे अक्षर कौन सा आता है, एम, यानी एच के बाद अगला अक्षर एम आएगा, और एच के बाद इसमें आर है, इसमें एम है, तो ये सी तो अपने आप ही गलत हो गया, एक आंसर बचा डी, तो डी है। अब बचे हुए दो अक्षरों को आप देखने की जरूरत नहीं, हमें आंसर चाहिए आगे हमारा डी। और वैसे भी कोई देखना चाहे तो करके देख लो, आर में तुम -4 करो, एक्स में +5 करो, तो यही अक्षर आएंगे जो यहाँ पे लिखे हैं। तो ये हमारा था 113 नंबर। इससे नेक्स्ट अगला 114। यहाँ पे पूछा बेटा निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यानी तुम्हें इन 4 शब्दों में से जो अलग शब्द है वो बताना है कौन सा है।
तो चार शब्द दिए, एक तो भाला, एक तलवार, चाकू और एक बंदूक। इनमें से अलग क्या है? तो इस सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि इन चारों में से जो अलग होगा वो क्या होगा? बंदूक। क्योंकि बेटा सारे जो और बचे हुए ये प्राकृतिक हथियार हैं ऐसा, जबकि ये ऐसा बंदूक में नहीं आता, तो बंदूक इससे अलग होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो उसके बाद नेक्स्ट अगला देते हैं। अब अगला पूछा कि इन चार जो शब्द दिए गए इनमें से एक अलग शब्द कौन सा, ये बताना है। तो चेक करो, आई और जे था। देखो आई से अगला अक्षर जे यानी +1, एफ एफ ये तो कुछ भी जो नहीं जोड़ा, ओ से पी +1, ए से बी +1, सब में +1 है, इसमें दोनों अक्षर सेम है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, तो अलग कौन सा है? बी है। ऐसे भी देख सकते हो कि बाकी सब में एक स्वर एक और एक व्यंजन है, इसमें एक स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन और इसमें दोनों ही व्यंजन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला 116, यहाँ पे दिया कि किसी खास कोड में पल्स को DRKTO लिखा जाता है, ऐसे न्यू को वीडियम लिखते हैं, तो आपको पूछा है प्रोबिज को क्या कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। तो देखो कोडिंग में बेटा आप तुम एक चीज का ध्यान रखना कि इस बड़े शब्द की कोडिंग ये हो रखी है, तो तुम बड़े शब्द को चेक मत करो, छोटा दिया ना, न्यू को वीडियम लिखा है, आप चेक करो न्यू को वीडियम कैसे लिखा है, छोटे को देखोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। न्यू को वीडियम लिखा गया है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि न्यू को वीडीएम कैसे लिखा है। मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, VD और M। वीडीएम कैसे लिखा जा सकता है? देखो N से V देखोगे, E से D और W से M कैसे लिखा गया, तो कुछ जुड़ के घट के या इसका कोई क्रम नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो N है, इस N में से एक अक्षर माइनस करके यहाँ पे M लिख दिया है, एक अक्षर घटा के। E है, इसमें -1 करके D लिख दिया है, ऐसे बेटा W में -1 करके V लिख दिया है, यानी इसको विपरीत लिख दिया है। लास्ट वाले अक्षर को पहले लिखा है, बीच का अक्षर बीच में रखा है, फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट में लिखा है, और ये जो अक्षर थे इन सब में एक एक अक्षर घटा दिया गया है। तो नेक्स्ट जो शब्द दिया है इसमें भी आपको कोडिंग ऐसे ही करनी है। अब यहाँ पे भी बात आती है कि बेटा सब अक्षरों की कोडिंग मत करो, सिर्फ आंसर चेक करके जल्दी से बता दो। जैसे सबसे लास्ट वाला अक्षर पहले आएगा, लास्ट में एस है, एस में एक घटाओगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? आर। और बेटा ऑप्शन में चेक करो, आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए में, तो इसका आंसर होगा। मुझे बाकी सारे अक्षर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा यहाँ ऑप्शन ये होता इनमें से कोई नहीं, तब मैं सारे ऑप्शन चेक करता या पूरे अक्षरों को निकाल के देखता, बट इन चार ऑप्शन दिए तो इनमें से तो पहला अक्षर आर आएगा, और चारों में से एक ही में पहला अक्षर आर दे रखा है ए में, तो मैं फटाक से ए आंसर कर दूंगा। इसके बाद 117 कोडिंग का क्वेश्चन है, अब फटाक से मुझे करके बता दो। देखो क्या आया, देखो इसमें कोडिंग की है बेटा कि किसी सांकेतिक भाषा में या संकेत में सी बिजी को लिखा है टाकाडा काटाजा, ऐसे सी हैज गोन को लिखा है पाटाना, ऐसे डेज आर गोन को लिखा बोलो पा लिखा जाता है। तो आपसे पूछा कि बताओ हैज को किस प्रकार लिखा जाता है। बेटा हैज की कोडिंग आपको बतानी है, तो सबसे पहले ये ढूंढो कि हैज यहाँ पे कौन से शब्द में दिया है। देखो सी इज बिजी इस पे नहीं है, यहाँ पे देखो सी हैज, हैज यहाँ पे दे रखा है, और सी हैज गोन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट में देखो डे आर गोन, यानी सिर्फ एक शब्द में हैज यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 3 शब्द दे रखे हैं सी हैज गोन, और इन तीनों की कोडिंग क्या है बेटा? पा टा ना, यानी हैज की कोडिंग पा टा और ना में से कोई एक है, और हैज शब्द इसके अलावा और किसी में भी नहीं आया, तो हैज की कोडिंग एक ऐसी होगी पा टा ना में जो इसी लाइन में होगी और किसी लाइन में नहीं है। अब आप चेक करो इसमें क्या है, का टा जा, और यहाँ पे दिया पा टा ना, तो देखो टा यहाँ पे भी है टा यहाँ पे भी है, तो टा इस हैज की कोडिंग नहीं हो सकती, इसको काट दो। आगे बचा पा और ना, नीचे वाले में देखो यहाँ पे पा दे रखा है, इसमें भी पा आ रखा है, तो पा कोडिंग नहीं हो सकती, काट दो। सिर्फ क्या बचा है? ना, तो ना इस हैज की कोडिंग हो जाएगी, और हमसे हैज की कोडिंग ही पूछी है, तो क्या होगी? ना। ना चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसके बाद 117 आ गया, नेक्स्ट 118 दिशा दूरी का क्वेश्चन है, आप जल्दी से एक बार करके बता दो, सारी कर लो एक बार जल्दी, बहुत आसान है, वैसे तो आपने करके देख ही लिया होगा। देखो दिशा दूरी में आप सबको पता है, हमारे सामने नॉर्थ है, ये सबको पता है, उत्तर, पीछे साउथ, दक्षिण, दाएं हाथ की ओर ईस्ट यानी पूर्व है, और बाएं हाथ की ओर क्या है? वेस्ट यानी पश्चिम है। दिशा ऐसे ही मान के हमें हरदम चलना। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो बेटा यहां से चलाना शुरू करता हूं कि हितेश जो है, नितेश पश्चिम में चलता है, पश्चिम इधर होगा, और कितना चला है? 20 मीटर, तो आप लगभग मान लो कि यहां से यहाँ ये 20 मीटर आ गया, ये 20 लिखा है। उसके बाद कहा कि वह चलने के बाद किधर मुड़ता है? बाई ओर मुड़ता है, तो यहां से बाया किधर होगा बेटा? दक्षिण में, तो दक्षिण में चला दोगे, और कितना मीटर गया? देखो 30, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा, आप मान लो 30 यहाँ तक आ गया, ये आ गया, यहाँ तक चला है। फिर कहा कि पुनः वह बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से फिर से उसे बाएं मोड़ना है, तो यहाँ से बायां मोड़ोगे पूर्व में जाएगा, और कितना मीटर जा रहा है? 30,
अब बेटा ध्यान रखना, यहां से पश्चिम में 20 आया, इधर 30 जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये लाइन थोड़ी बड़ी खींचनी है, तो यहां पे से यहां लिख दूंगा 30। और उसके बाद कहा कि पुनः बाएं मुड़ता है, तो यहां से बायां किधर होगा, उत्तर में, और उत्तर में मुड़ के बेटा कितना गया है, तो इसने बताया 30 मीटर गया है। अब यहां से देखना, इधर दक्षिण में 30 आया है, उत्तर में भी 30 जा रहा है, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल इसके सीध में पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये 30 मीटर। और अब पूछा है कि बताइए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, मतलब यहां से यहाँ की दूरी बतानी है। ये दूरी बताने के लिए ये देख लो कि बिल्कुल सीध में है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ से नीचे 30 गया बेटा और ऊपर भी 30 आ गया, तो ये दूरी इसके बराबर है। दूरी यहाँ से यहाँ की चाहिए, कितनी है बताओ, ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 30 है। 30 में बेटा ये 20 है, तो ये कितनी बच गई, 30 में 20 घटाएंगे तो कितना दूर है, 10 मीटर दूर है। ये आपका आंसर है जो किस ऑप्शन में, ए में है। तो ऐसे फास्टली आप चेक कर लोगे, ठीक है। और एक बार ना सबको ये सब अच्छा लग रहा है तो एक बार ना वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ना 119 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे करके बता दो, जल्दी आंसर बताओ। इजी था। ए और बी एक दूसरे से विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, एक ही जगह से वो चल रहा है। कहा कि एक 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो यहां से चलाते हैं, कहीं पे भी चलाओ। देखो दिशा आपको नहीं बताई किधर जा रहा है, तो आपका जिधर मन करे बेटा उधर चला सकते हो। मैं ए को उत्तर में ले जाता हूँ कि इधर गया ए हमारा, ठीक है। कितना चला है देखो, 3 किलोमीटर चला है, 3 चला है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ए अगर उत्तर में जा रहा है तो बी को दक्षिण में ले जाओ, और बी दक्षिण में कितना जा रहा है 4, तो इसको 3 से थोड़ा सा ज्यादा चला लो, 4। ये यहां तक आ गया बेटा 4, ये बी आ गया। फिर कहा उसके बाद ए दाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे ए था बेटा, दाया इधर होगा, इधर चला दो, कितना किलोमीटर दूर है इधर 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। ए यहाँ पहुंच गया। उसके बाद कहा बी भी बाई ओर मुड़ता है, तो बी का बाया इधर होगा, और ये कितना चला है 3 किलोमीटर चला है, तो बेटा यहाँ से यहाँ ये 3 किलोमीटर हो गया। अब जो आपका ए है वो बेटा यहाँ पे बैठा है, और जो आपका बी है वो यहाँ पे बैठा है। आपसे पूछा क्या है कि बताए प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूर है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का, यहाँ से ये दोनों कितना दूर है ये बताना है, ये दूरी, और इसकी भी ये दूरी बतानी है। तो इसके लिए बेटा आप सबको पता होगा, देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, और उस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है वो कौन सी होती है, कर्ण। और तुम्हें यहाँ पे कर्ण का मान पता करना है। और आप सबको पता होगा कि जब भी किसी त्रिभुज का कर्ण पता करते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है बताओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि कर्ण बराबर होता है बेटा आधार स्क्वायर, और प्लस होता है आपका लंब स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन में चेक करो कि ये त्रिभुज जो है इसका कर्ण पता करना है, तो आधार और लंब कितना है 4 और 3, इसका भी कितना है 4 और 3, तो दोनों का सेम ही है, तो दूरी भी सेम आएगी। कैसे निकाले बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर तो कर लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9, 16 और 9 कितना होगा 25। अब ये 25 जो मान आया है बेटा पता है कर्ण स्क्वायर का है, तो कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे, इसका क्या कर देंगे रूट, 25 का रूट करेंगे कितना आएगा 5। तो बेटा ए की भी स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी 5 होगी और बी की भी 5 होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों में जो त्रिभुज बना उसका कर्ण और आधा दोनों सेम सही है। देखो इसका 4 है, ये इसका 3 है, इसका ये 4 है, ये 3 है, तो करोगे तो दोनों को जोड़ोगे 25 आएगा, 25 का रूट 5 कौन से ऑप्शन में, ए में है, तो इसका ए आंसर होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो, आसान है। रिलेशन में आपको पता होगा कि बेटा अगर कोई मेल है यानी कोई पुरुष है तो उसके लिए आप उसके ऊपर प्लस कर दोगे, अगर पता है कि फीमेल है यानी औरत है तो आप उसके ऊपर माइनस कर दोगे। और बराबर की जनरेशन के लोग है बराबर लिखोगे, ऊपर की जनरेशन का ऊपर लिखोगे, नीचे की जनरेशन का नीचे लिखोगे। यहाँ पे देखो पी क्यू का भाई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा पी भाई है तो प्लस होगा, किसका भाई है क्यू का, तो मैं क्यू लिखा। आगे आर क्यू की माँ है, इस क्यू की एक माँ है, वो कौन है आर, माँ है तो ऊपर लिख दूंगा, और माँ है तो माइनस लगा दूंगा। एस आर का पिता है, तो इस आर का भी पिता कौन है एस, एस पिता है तो ऊपर लिख दूंगा, और एस पे क्या कर दूंगा प्लस। आगे का टी एस की माँ है, यानी इस एस की भी एक माँ है टी, तो इसको भी ऊपर लिख लूंगा, और माँ है तो क्या किसका साइन होगा माइनस का। आपसे पूछा है कि बताएं पी का टी से क्या संबंध है, बेटा इस पी का रिलेशन बताना है टी से, कि पी का टी से क्या रिश्ता है। तो इसके लिए ध्यान से देखो एक बार क्या करना है। देखो पी अगर क्यू का भाई है तो इसका मतलब क्यू अगर बहन होगी तो दोनों भाई बहन होंगे, और क्यू पे देखो प्लस माइनस नहीं है तो इसका भाई भी हो सकता है, तो ये दोनों भाई हो। लेकिन क्यू की माँ आर है तो बेटा पी की माँ भी कौन होगी आर, और ये आर पी की माँ है, और आर का पिता कौन है एस, तो इसकी माँ का पिता इसका ये क्या हो गया नाना, और बेटा इसका जो नाना है उसकी माँ कौन है टी, तो इसके नाना की माँ इसकी क्या होगी पर नानी। तो टी हमें बेटा पता है कि पी की क्या है पर नानी।
लेकिन ध्यान रहे रिलेशन के क्वेश्चन में आपसे जो गलती होती है वो यही होती है कि जिसका रिलेशन पूछा जाए उसी का बताना है। इसने कहा कि पी का, तो किसका रिलेशन बताना है बेटा? इस पी का। पी तो पी की परनानी है, पर पी क्या है? तो बेटा ये अगर इसकी परनानी है तो पी इसका होगा परपोता, या इसको बोल सकते हैं पर नातिन। तो पी, क्योंकि पी पे प्लस है और प्लस है तो ये पुरुष है, पुरुष है तो ये या तो इसका परपोता होगा या पर नातिन होगा। ऑप्शन चेक करो किसी ने दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसी ऑप्शन में परपोता या परनातिन नहीं दिया तो बी आंसर हम इसका कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलो बेटा। अगला एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि एक कक्षा में मोहित का ऊपर से 12वां स्थान है। चलो एक कतार बनाता हूं, ये इसका टॉप होगा, ये बॉटम आएगा, यानी ये ऊपर से और ये नीचे से। मोहित का ऊपर से 12वां स्थान है, मोहित को यहां मान लेता हूं ऊपर से 12वां है। राहुल का स्थान नीचे से 26वां, राहुल को यहां मान लेता हूं, इसका नीचे से कौन सा स्थान है? 26वां। आगे कहा कि दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। इस मोहित, कौन कौन है? मोहित और दूसरा राहुल है, इसके बीच में कितने विद्यार्थी है? 5, तो बीच में 5 कर दिए। पूछा कुल कितने हैं, तो जोड़ लो यार, मोहित तक कितने हैं? 12। इधर से ये जो दूसरा है राहुल, इस तक कितने हैं? 26, तो 12 प्लस 26, और दोनों के बीच में कितने हैं? 5, तो ये भी कर दो प्लस 5। यहाँ पे बेटा माइनस कुछ होगा नहीं, माइनस तभी होता है जब हम एक आदमी को 2 बार काउंट करते हैं। यहाँ पे किसी को भी 2 बार काउंट नहीं किया है, तो सबको जोड़ना है। अब जोड़ लो बेटा, 26 और 5 कितना होगा? 31, और 31 को 12 में जोड़ेंगे तो 31 और 12 आप जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 43। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 43। ये आपका आंसर है डी। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलो इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। ये थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो कि आपसे नहीं हो, तो एक बार देख लो इसको कैसे करना था। क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगी, ए बी सी डी एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मैच के गिर्द बैठे हैं। गिर्द का मतलब होगा बेटा चारों ओर, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एफ है कि बाएं चौथा है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ बेटा, मैच बनाओ। मैच बनाई, 8 लोग हैं, 8 डंडे लगाओ। देखो 1 2, ये बेटा 3, और ये 4, 5 6 7, और ये कितने लोग बैठे हैं? 8। इन सब का मुंह केंद्र की ओर है, ऐसे अंदर की ओर मुंह है बेटा, सबका मुंह अंदर होगा ऐसे। आपसे पूछ क्या रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। तो बेटा इसने कहा कि एच तक ये 8 लोग गोलाकार मैच के चारों ओर बैठे। अब आगे बढ़ो, क्या है कि एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है। बेटा एफ जो है ना, ए के बाएं चौथा है, तो ए को आपका जहां मन करे वहां बैठा लो। जैसे मैं ए को नीचे बैठा लेता हूं, क्योंकि यहां से बाया दाएं देखना आसान रहेगा। ए अंदर मुंह करके बैठा इधर, और इसका बाया इधर होगा, और इसके बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? एफ। तो इधर बाया चौथा कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटा यहां जो बैठेगा वो कौन आ जाएगा? एफ। तो ये एफ आ गया। आगे पढ़ो, कहा कि एफ ए के बाएं चौथा और सी के दाएं दूसरा है। ये एफ जो है ए के तो बाएं तीसरा है, पर सी के दाएं दूसरा है, तो बेटा सी को कहां बिठाओगे? यहाँ पे, क्योंकि इसका दायां इधर है, पहला और दूसरा कौन है? एफ। आगे पढ़ो, बी ए के बाएं दूसरा है, तो ए यहां बैठा, इसका बायां इधर होगा, पहला और दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा है बेटा? बी, तो ये बी आ जाएगा। आगे पढ़ो, ए जी के दाएं बगल में है। ए जो है ना बेटा, ये जो ए जी के दाएं बगल में है, तो यहाँ पे जी को बिठा दो, इसका दायां हो जाएगा, दाएं बगल में है। आगे पढ़ो, ई जो बी के बगल में नहीं है। अब इसने कहा ई जो है ना बेटा, वो बी के बगल में नहीं है, तो बी का बगल यहाँ पे होगा। यहाँ पे ई नहीं है, तो ई कहाँ आ सकता है? देखो बेटा, एक तो ई आपका यहाँ हो सकता है, या फिर ई आपका यहाँ हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह पे होगा। अब मैं बताऊंगा किस एक जगह पे है। तो आगे पढ़ो कि बी ई का पड़ोसी तो नहीं है, पर डी के बाएं चौथा है, तो एक जगह पे डी बैठेगा। जैसे मैं यहाँ पे डी को यहाँ बिठाऊं, देखो, तो इसके बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ई को यहाँ नहीं मान के यहाँ मानोगे, तो डी को बिठाने की और कोई जगह ही नहीं है जिसके बाएं चौथा ई हो जाए। इसलिए बेटा यहाँ पे ई नहीं होगा, ई पक्का यहाँ पे होगा। और ई जो है ना, डी के बाएं चौथा है, तो डी को यहाँ बिठा दो। इसके बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? ई। और ये सारे बैठ गए, तो बेटा एक बचा हुआ आदमी है, वो कौन है? जल्दी से चेक कर लो। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, बचा हुआ कौन है? एच। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एच। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जब भी आता है बेटा, इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछता है। तो जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। इसने फर्स्ट कहा एफ बी के बाएं तीसरा है। एफ जो है वो बी के बाएं तीसरा है। बी इधर है, बाई पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो एच है, इसने एफ कहा, तो ये गलत है और हमें सही बताना है। एच डी के बाएं तीसरा है। एच जो है ना, डी के बाएं तीसरा, बिल्कुल नहीं, पहला दूसरा है, ये तो तीसरा गलत। सी बी के बाएं तीसरा है। सी जो है ना, बी के बाएं तीसरा, बी का बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, गलत। और लास्ट देखो, ई एफ के बाएं तीसरा है। ई एफ के बाएं तीसरा, एफ ये रहा, इसका बाएं इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल सही है। तो किस ऑप्शन में है? डी में है।
मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, बस आपको चेक करना है कि आपने कहाँ पे गलती की थी, तो वो फटाफट आप देख लोगे। तो देखो इसने कहा कि इनमें से कौन सा सही है, तो सही सिर्फ डी होगा कि ई ऐप के बाएं तीसरा है जो बिल्कुल है, तो ये डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा वही क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। तो बेटा जी के संबंध में, जी यहाँ पे है, इसके संबंध में एच का स्थान बताना है। तो इधर से देखो, बाई ओर से देखो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, और दाई ओर से देखो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, यानी बाई और दाई दोनों ओर से चौथा है। अब देखो दाएं से पांचवा गलत, दाएं से तीसरा गलत, दाएं से तीसरा गलत, और बाएं से चौथा बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 124 यही पूछा, देखो वही कि ई के दाएं दूसरा कौन है, तो एक बार देख लो ई के दाएं दूसरा कौन है। ई के दाएं दूसरा हमने ये बनाया था, ये रहा। देखो ई यहाँ पे, इसके दाएं दूसरा, दाएं दोनों का पहला और दूसरा कौन है, एच है, तो इसका आंसर एच हो जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी में है, तो बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, फटाक से मुझे करके बता दो। आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है वहां पे क्या संख्या आएगी बेटा ये बताना है। तो पहले औरों में ये जो संख्या आई है कैसे आई है आपको करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा आप चेक कर लो, देखो इन तीन संख्याओं में कोई ऐसा रिलेशन बनाओ जिससे करने के बाद यहाँ पे 14 आता हो। तो 15 3 28 में 12 घटाओगे 16 बचेगा नहीं। ऐसा करो, देखो 12 और मैं 15 को जोड़ू, देखो 12 प्लस में 15 यानी बाहर की दोनों संख्याओं को जोड़ो, 12 और 15 को जोड़ू तो 12 और 15 बेटा कितना होगा 27, और 27 में अब ये बीच वाली संख्या में 13 घटा दो, तो देखो 27 में 13 घटाओगे बेटा कितना बचेगा 14। तो बिल्कुल यहाँ 14 आ गया, यानी बाहर की दो संख्याओं को जोड़ के बीच की संख्या बेटा घटाई गई है। ऐसा इसमें देखो 18 और 12 आप जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 40, और 40 में बेटा आप 16 घटाओगे, सॉरी 8 2 10 30 हो जाएगा ना। 18 और 12 कितना होगा 30, और 30 में 16 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा 14, जो बिल्कुल सही है। और इसमें भी देखो 9 और 8 जोड़ोगे 3 घटाओगे 14 ही बचेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ की संख्या निकालनी है तो आप 9 और 8 को जोड़ के उसमें 4 घटा दो, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 13। कैसे होगा बेटा, मैंने ये पहले ही बता दिया, देखो 8 में 4 गया 4 बचेगा, 9 और 4 जोड़ोगे 13, किस ऑप्शन में है, बी में है। ऐसे जोड़ लो यार, 9 और 8 को जोड़ोगे 17 होगा, 17 में 4 घटाओगे तो 13 बचेगा, तो आंसर क्या होगा बी। तो इस टाइप से इसको करना है। चलो नेक्स्ट ये देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इस सीरीज के क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अगला पद नहीं पूछा बेटा, ध्यान से पढ़ना इसको। इसने कहा निम्न प्रश्न में दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, उस गलत पद को बताना है। तो कैसे आए, चलो मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूं। जैसे ये है बेटा 4444, उससे अगला पद इसने दिया बेटा 2224, उसके बाद दिया 1114, और उसके बाद दिया 556, और नेक्स्ट दिया बेटा 281.5। आगे भी कुछ पद दिए वो बाद में देखेंगे, एक बार तो इन्हीं को चेक कर लो कि ये कैसे आए। तो अगर सीरीज कोई ऐसी आती है तो मैं एक बार उसको ध्यान से देखूंगा कि क्या इसमें चेंज हो सकता है। देखो सीरीज के कई तरीके आने के, प्लस कर रहा हो, माइनस कर रहा हो, गुणा कर रहा हो, भाग कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है 4000, मतलब लगभग आधा हो रहा है, 2000 हो रहा है, तो आधा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भाग दिया होगा, तो मैं किसका भाग दू, 2 का। अब बेटा 4444 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो ये आ जाएगा 2222 आएगा, लेकिन 2222 की जगह यहाँ पे क्या दिया है 2224, इसका मतलब 22 में 2 और ऐड कर दिया है, तो इसने 2 का भाग देके 2 जोड़ा है। चेक कर लो, इस 4444 में 2 का भाग देके आप 2 ऐड करोगे तो 2224 आएगा, तो बिल्कुल सही है। अगला चेक करो, इससे आधा है, आधा है तो मैं 2224 में 2 का भाग दूंगा तो बेटा ये बच जाएगा 1112, और 1112 से 114 है तो बिल्कुल इसमें भी इसने 2 ऐड कर दिया तो हो गया 114, 1114। नेक्स्ट है 1114 से 556, चेक कर लो आ जाएगा क्या। सबसे पहले 2 का भाग दो बेटा, आप 1114 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, देखो ये बच जाएगा आपका 500, देखो ये आएगा 5, ये 11 5, ये आएगा 7, 557, यानी 1114 में 2 का भाग दोगे 557 आएगा, और 2 जोड़ोगे तो बेटा यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए थी वो कितनी है 57 और 2 59। देखो ये इनमें जैसा हुआ है वैसा इनमें होना चाहिए, तो उसके तरीके से बेटा 2 का भाग दोगे तो, और 2 का भाग देके 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 559 आना चाहिए था, लेकिन इसने दिया कितना 556, इसलिए गलत जो पद है वो 556 ही होगा। लेकिन आप आगे भी अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो ये 559 है सही पद, और आगे का पद भी सही पद के अकॉर्डिंग आएगा, तो आप इसमें भी 2 का भाग देके 2 प्लस कर दो, देखो इतनी संख्या आएगी। कैसे, 559 में बेटा मैं 2 का भाग देता हूं तो कितना बचेगा बताओ, 2 7 14, ये बचेगा 9 18, मतलब ये आ जाएगा 289.5, और इसमें 2 में जोड़ूंगा
तो ये हो जाएगा बेटा 281.5, जो बिल्कुल सही है ये रहा। तो ये अगला पद 559 के अकॉर्डिंग आया था, और ये जो गलत पद पूछा गया तो वो कौन सा 556। तो कौन सा आंसर है इसका? डी आंसर है 556। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला ये देखो क्या है। अच्छा, ये सीरीज जैसा ही क्वेश्चन है, इसने आगे कुछ बताया ऊपर कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में से एक या दो अक्षरों को गायब कर दिया गया है, उसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह के चित्र को दर्शाया गया है, तो वहां श्रृंखला को ध्यानपूर्ण अध्ययन कर श्रृंखला को पूरा करें। मतलब ये एक श्रृंखला बताइए, क्या है श्रृंखला? आर एम एस, अगला बना दिया इसने बेटा एम एस आर, अगला है एस आर एम, और अगले अक्षर पूछे क्या आएंगे। चेक करो एक बार क्या चेंज हो रहा है। देखो आर एम एस 3 अक्षर है, 3 अक्षर वही है, ये भी 3 है, इनका स्थान चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है? पहला अक्षर आर था, इसमें लास्ट का हो गया, इसमें पहला अक्षर एम है, लास्ट का हो गया, इसमें पहला अक्षर एस है, लास्ट का एस हो जाएगा, बात खत्म। अगला बीच का अक्षर एम है, फर्स्ट में आ गया, बीच का अक्षर एस है, इसमें फर्स्ट में आ गया, इसमें बीच का अक्षर आर है, फर्स्ट में आ जाएगा, तो आर फर्स्ट में आ गया। बीच का अक्षर और चेक कर लो, एम था, एम यहाँ पे आ गया, आर था लास्ट में चला। अच्छा, लास्ट का अक्षर एस है, बीच में आ गया, लास्ट का अक्षर आर है, बीच में आ गया, लास्ट का अक्षर एम है, बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एम एस। किस ऑप्शन में? चेक कर लो, आर एम एस ऑप्शन से भी जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने तीनों अक्षर ही निकाल दिए, तो किस ऑप्शन में था? बी में। चलो इसके बाद 128 है, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इसका चिन्ह चेंज करने और इस समीकरण का मान बताना है। और किसी भी समीकरण को सोल्व करते हैं तो बेटा आप सबने पढ़ा होगा, हमें बोर्ड मास का तरीका यूज करना होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ का मतलब है का, फिर डी का मतलब डिवाइड, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, फिर ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी मोटा बड़ी बड़ी बातें देखें हम प्लस माइनस की, तो इसमें आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम भाग देते हैं, फिर उसके बाद बेटा गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ने घटाने में कुछ भी कर लो, ये दोनों तो कर सकते हो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण हमारा था 15 + 15। अब देखो इसने कहा कि प्लस का अर्थ क्या है, इसने कहा प्लस का अर्थ गुणा है, तो बेटा 15 गुणा क्या हो जाएगा 15, प्लस की जगह चिन्ह चेंज करना है, इसने कहा प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब आया भाग, तो भाग का अर्थ क्या बताया, देखो भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15, और नेक्स्ट है माइनस, तो माइनस का अर्थ इसने क्या बताया देख लो, इसने कहा बेटा कि माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो ये भाग कर दो 15, और ये समीकरण सोल्व करके तुम्हें बेटा आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैंने बेटा भाग देते हैं, देखो बेटा 15 में 15 का भाग दोगे 1 आएगा, 15 को 15 से गुणा करोगे 225, और 225 माइनस 1 करोगे तो बेटा आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 224, और 224 किस ऑप्शन में? डी में है, तो आपका आंसर होगा डी। ऐसे शॉर्ट और जल्दी आपको सोल्व करना है। चलो 129 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इसने कहा कि निम्न प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, मतलब व्यवस्थित क्रम में नहीं अभी यह शब्द, और तुम्हें क्या करना है इन सभी शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में सेट करना है या व्यवस्थित करना है, तो वो क्रम कौन सा होगा इन ऑप्शन में से तुम्हें बताना है। शब्द क्या क्या है बेटा, देखो गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। तो इनमें सबसे पहले कैसे इसको क्रमबद्ध या व्यवस्थित करना है, तो पहले कौन सा शब्द ले, या तो ऑप्शन से चेक कर लो या वैसे कर लो। देखो मुझे लग रहा है यहां सबसे पहले आएगा हमारा जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हुई बेटा, देखो सबसे पहले जनसंख्या आएगा 2, जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हुई बेरोजगारी, तो फिर क्या आना है 4, और बेरोजगारी की वजह से बेटा क्या आई गरीबी, तो फिर क्या आएगा 1, और गरीबी की वजह से ही क्या बढ़े रोग, तो फिर आएगा 5, और रोग बढ़ने की इसकी वजह से ही मृत्यु हुई, तो फिर क्या आएगा 3। और ऐसा ऑप्शन चेक करो किसमें है 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 किस ऑप्शन में? डी में ये है। और किसी ऑप्शन से चेक कर लेना, कभी भी इनका व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। तो डी ऑप्शन से व्यवस्थित क्रम होता है, सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या के बाद बेटा हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी से हुई गरीबी, गरीबी के कारण बढ़े रोग, और रोग बढ़ने के कारण हुई मृत्यु। तो ये सब इसका व्यवस्थित क्रम होगा। अगला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है इनपुट, और इनपुट को तुम्हें ध्यान से समझना है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट को लगता है सर हमारा इनपुट का ही क्वेश्चन गलत होता है, तो इस एक इनपुट के क्वेश्चन को मैं आराम से समझा रहा हूं, तुम ध्यान से देखना कैसे करते हैं। देखो यार ये मशीनरी जो है उसके इनपुट का क्वेश्चन है, इसने कुछ बताया कि एक इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन नीचे दिए गए अनुसार व्यवस्थित तरीके से चरणों को शब्दों और संख्याओं में व्यवस्थित करती है। मतलब कि आपके पास एक मशीन या कोई कंप्यूटर है जिसमें आपने कोई इनपुट डाला, और वो उस इनपुट को स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे धीरे धीरे अलग अलग स्टेपों में चेंज करके लास्ट में उसका एक आउटपुट देती है।
और इसमें इनपुट ये था 56 ड्रेस फाइन साइन, फिर 32 66 72 और ऑफर। ये देने के बाद इसका चरण फर्स्ट यानी स्टेप बोल सकते हैं, चरण बोल सकते हैं। इसका चरण फर्स्ट ये था, चरण सेकंड ये है, थर्ड 4 5 6, ये सॉरी 6 लास्ट चरण है। और उसने बताया कि चरण छठा इसका अंतिम चरण है, और चरण छठा ही आउटपुट का इसका जो है वो अंतिम जो है आउटपुट है। तो जो इनपुट दिया था उसका लास्ट छठा जो चरण है वो क्या है, आउटपुट है। तो इस इनपुट आउटपुट को करने के लिए देखो, सबसे पहले आप ये देखा करो कि जो भी बेटा आपको इनपुट दिया है उसके चरण फर्स्ट में उसने क्या चेंज किया है ये देखना है। और जैसे चेंज कर रहा है वैसे ही फिर फर्स्ट चरण से आपको सेकंड चरण पे जाना है, थर्ड पे जाना है, और लास्ट में जो उसका आउटपुट आता है वहां तक देखना है क्या हुआ है। तो ध्यान से देखना, इनपुट हमारा बेटा ये था, और फर्स्ट चरण में इसने क्या किया, 72 पहले लाया, और यहां पे देखो 72 यहां पे था, इस 72 को ये फर्स्ट में लिया। बाकी फिर देखो 56 ड्रेस फाइन साइन 32 66 और ऑफर ऐसे कैसे लिखा है, और 72 को पहले लाके बाकी जो इनपुट था उसको ऐसे कैसे लिख लिया है। अब में देखो 72 क्या है यार, एक संख्या है कि नहीं, और इस संख्याओं में से सबसे बड़ी जो संख्या 72 जो थी उसको बेटा इसने फर्स्ट चरण में पहले लिख दिया है। अगले चरण में क्या हुआ देखो, 72 तो पहले आना ही आना था, लिख दिया 72। उसके बाद इसमें 56 नहीं लिखा, क्या लिख दिया है, साइन। तो साइन पहले कैसे आ गया, तो बेटा चेक करो इस इनपुट में ये जो साइन शब्द है इसका पहला अक्षर एस है, और बाकी इन सब में इसका पहला अक्षर डी है, इसका एफ है, इसका एस है, इसका ओ है। तो यानी इन सभी शब्दों में पहला जो अक्षर है ये एस अक्षर वर्णमाला क्रम में सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये वर्णमाला के अवरोही क्रम में लगा रहा है सारे अक्षरों को। यानी सबसे बड़ा अक्षर जो एस है उसका पहला अक्षर एस है, तो एस यानी साइन को पहले लिख दिया है। फिर उसके बाद 56 ड्रेस और इन सबको ऐसे लिखते जा रहा है, और आप आगे आगे आप बेटा चेक करते जाओगे तो लास्ट में इस चरण 6 को देखोगे तो आपको पता पड़ा कि जो भी इसने इनपुट दिया था उसके साथ इसने क्या किया, एक एक चरण में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसके बाद में जो सबसे लास्ट में अक्षर आता है उसको लिखा, उसके बाद फिर उससे जो सबसे बड़ी लिखने के बाद उससे जो छोटी संख्या है वो लिखी, फिर उससे छोटा शब्द लिखा, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे सब छोटा शब्द, फिर उससे छोटी संख्या, और फिर उससे सबसे उससे जो सबसे छोटा शब्द है वो लिखा। तो इस तरह इसने सबका इनपुट एक एक चरण में किया, इनपुट जो दिया उसका आउटपुट ऐसे एक एक चरण में करके दिया। तो आपको जो क्वेश्चन देगा उसको भी इसी तरीके से करके सोल्व करना है। अभी जरूरी नहीं बेटा इसने जो इनपुट दिया वही तुम्हें आगे मिले, दूसरा इनपुट भी मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन 130 है, देखना मैं करके बताऊंगा। अब इसने कहा बेटा इस इनपुट का चरण 4 आपको दिया गया है, और 4 चरण क्या है, 62 साउंड फिर 56 स्लीप ऐसे कुछ दिया है। तो देखो यहाँ पे जब भी एक बात को ध्यान रखना, आपको कोई भी चरण देके उसका इनपुट पूछा जाए, या मैं कहूं कि 5वां चरण ये इसका चौथा या तीसरा चरण बताओ, तो पहले का कोई भी चरण या आपसे इनपुट पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में आप उसका कभी भी आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसका हरदम जो आंसर होगा वो होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बेटा, इसको ध्यान से समझना। इसने किसी इनपुट का चौथा चरण आपको ये दे रखा है, ऐसे कुछ अक्षर और संख्याओं को इसने सेट किया और बाकी को ऐसे कैसे छोड़ दिया, 4 चरणों में इतना ही जितना हुआ था उतना कर दिया, बाकी को ऐसे कैसे रखा। अब इसने पूछा कि भाई इसका इनपुट क्या था, तो देखो बेटा ये व्यवस्थित करते करते आते, जैसे व्यवस्थित करते करते आते जो चौथे चरण में जो व्यवस्थित हुआ था वो कर दिया। अब इससे पहले ये 62 साउंड ये शब्द कहां पे थे, लास्ट में थे, बीच में थे, कहां कौन आगे पीछे था, तो इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते। हमें सिर्फ चौथा चरण दिया है, अगर इस चौथा चरण देके हमें 5वां या 6ठा आगे का चरण पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये शब्द और संख्याएं कैसे लिखी थी इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो चौथे चरण से पहले तीसरा चरण पूछे, दूसरा, पहला या फिर इनपुट पूछे, तो इनके बारे में याद रखना। आप कभी भी इसका आंसर जो होगा वो नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसका आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप हरदम ये ध्यान रखना, इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन पूछा है 131। अब देखो बेटा यहाँ पे इसने अलग इनपुट दिया है और कहा है कि इस इनपुट का तीसरा चरण ज्ञात करो, तो तीसरा चरण आपको बताना है। कैसे बताएंगे जल्दी, चलो मैं इस इनपुट को लिखता हूं। अच्छा देखो हमें सभी शब्दों का पहला अक्षर चाहिए, तो बेटा सिर्फ मैं पहला अक्षर यहाँ पे लिखूंगा। देखो यहां लिख देता हूं या कहीं पे भी लिख दो, जो यहां लिख देता हूं। इस शब्द का पहला अक्षर क्या है, जे, तो मैं जे लिखा। फिर अगले का क्या है, एफ, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं तो एफ लिखा। अच्छा संख्या पूरी लिख देता हूं मैं, ये है 36, उसके बाद डी है बेटा 43, फिर दिया है जी, तो मैं जी लिख देता हूं।
फिर है सी, तो सी लिख देता हूं, फिर है 22 और फिर उसके बाद क्या दिया 45, तो ये दिया, ये एक इनपुट है। अब ये इनपुट का तीसरा चरण है, ये सॉरी इनपुट है और इसका तीसरा चरण पूछा गया है, ठीक है। तो पहला चरण अगर मैं लूंगा फर्स्ट, तो आप ध्यान से देखना बेटा, पहले चरण में हमने देखा था जो इनपुट दिया उसमें सबसे बड़ी जो इनमें संख्या होगी उसको पहले लेंगे। तो बताओ इनमें सबसे बड़ी 36, 43, 22 और 45 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 45। तो बस हम एक काम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो चरण है उसमें इस 45 को पहले लिख देंगे और बेटा बाकी सब ये होगा, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसके बाद जे आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, उसके बाद 36 आ जाएगा, फिर बेटा 43 आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 22। ये पहला चरण हो गया। चलो बेटा दूसरे चरण पे चलते हैं। तो 45 पहले चरण में आ गया था, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब हमने सबसे बड़ी संख्या लिख दी, तो दूसरे चरण में इनमें से जो सबसे बड़ा अक्षर है बेटा वो लिखना है। देखो जे 10 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है और सी 3 पे आता है। तो अब यहाँ पे देखो ये जे अपने आप ऑटो फिल हो रहा है, यानी यहाँ पे अपने आप जे आ जाएगा बेटा, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरे चरण में। जे तो वैसे ही सेकंड पे आ रहा है तो आ गया। तो अगर ये ऑटोफिल अपने आप हो गया तो तुम्हें तो एक का चेंजमेंट करना ही है, एक कोई संख्या अक्षर लाना ही है। तो अक्षर तो अपने आप आ गया, सेकंड नंबर पे था, तो अब अक्षर आ गया तो एक कोई संख्या उठा लो। अब ये जो बची हुई संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 43। तो इसके बाद 43 आ जाएगा और 45 जे आपने 43 लिख ही दिया। इसके बाद जे के बाद क्या बचा? एफ। ये ऐसे कैसे लिख दो, एफ। ये आ जाएगा 36, 43 आपने लिख ही दिया तो बेटा इसको छोड़ दो, बच गया जी। फिर आ जाएगा आपका सी और फिर लास्ट में क्या बचा है? 22। तो ये इनपुट का आपका दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण देखो बेटा, ये तीन तो ऐसे कैसे लिखे, लिख दो 45, फिर था जे, फिर बेटा आ गया था 43 और इसके बाद अब 43 के बाद आपको इनमें सबसे बड़ा अक्षर लिखना है। तो एफ, जी और सी में कौन सा अक्षर बड़ा होता है? जी। तो बेटा यहाँ पे जी आ जाएगा और जी आने के बाद ये तो ऐसे कैसे लिखने, तो ये आ जाएगा बेटा एफ, फिर आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा सी और फिर आ जाएगा 22। यानी इस इनपुट का जो तीसरा चरण होगा वो ये होगा जो मैंने लिखा है। आप ऑप्शन में चेक करो, सबसे पहले 45, सारे ऑप्शनों में पहला 45 है। फिर जे लिखा तो जे का मतलब आप समझ जाओगे, जो की, तो सब में जो की है, बिल्कुल सही है, पहला अक्षर ही लिखा था मैंने। फिर आएगा हमारा 43, तो 43 किस में से, किस किस में चेक करो, सब में 43 है, बिल्कुल सही है। फिर आएगा जी, तो 43 के बाद जी किस किस में आ रहा है चेक करो, जी ग्रोथ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पे बी और डी ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ बी को काटो, डी को काटो, ए और सी बच गया। ए और सी में 43 आया, फिर जी आया, फिर अगला अपना देखो क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा? एफ। तो एफ देखो इसमें 36 दे रखा है जो गलत है, इस ए ऑप्शन में क्या आ रहा है? एफ, तो बिल्कुल सही है एफ। एफ के बाद देखो 36 और 36 के बाद बेटा सी आया और सी के बाद क्या है? 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो इसका जो तीसरा चरण है इनपुट का वो ए हो जाएगा। और जब एक बार थोड़ी थोड़ी आपकी इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटा फिर से आप फास्ट करना शुरू कर दोगे। कैसे करोगे कि मैं इतने सारों को नहीं लिख के शॉर्ट में लिखा करूंगा, और वो आगे मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा फिर बताऊंगा। अभी तो इसका लॉन्ग मेथड ऐसे ही समझ लो। चलो इसके बाद वही इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा कि एक इनपुट का चरण, दूसरा चरण आपको दिया गया है, दूसरा चरण ये दे रखा है, तो पूछा है कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की और आवश्यकता होगी, यानी दूसरा इनपुट आपको दे रखा है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका बेटा इनपुट तो दूसरा दे रखा है और उसका चरण भी दूसरा दिया है। तो दूसरा चरण क्या है बेटा? 53। देखो यहाँ पे 53, उसके बाद मैं एक ही अक्षर लिखूंगा तो W है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद बेटा D है, फिर L है, फिर K है और फिर 36 है। इसको कंप्लीट करना है तो कितने चरण और चाहिए ये आपसे पूछा है। तो ये सेकंड चरण है। इसके बाद थर्ड चरण में क्या चेंज होगा बताओ बेटा? तीसरे चरण में क्या होगा? 53 तो आएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या आ गई, फिर सबसे बड़ा अक्षर W आ गया, फिर 53 से छोटी संख्या 42 तो नहीं है, तो अगले चरण में भाई सबसे बड़ी ये जो बचा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 50, तो यहाँ 50 आ जाएगा। बाकी को ऐसे कैसे लिखना है, तो ये आ जाएगा 42, D, L, K और क्या आ जाएगा? 36। तीसरा चरण हो गया बेटा। इसका चौथा चरण क्या होगा? ये तो कैसे ऐसे कैसे कॉमन रहेगा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। ऐसे 53 रहेगा, सेम, W सेम रहेगा, 50 सेम रहेगा। और 50 के बाद देखो अब अक्षर लेना है, तो इनमें सबसे बचे हुए में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? तो बेटा बड़ा अक्षर कौन सा है? L। तो अब आपका L आएगा। L के बाद बचा हुआ ये तो ऐसे कैसे लिखना है, तो क्या क्या बचा है? 42, फिर बचा है D, फिर बचा है K और फिर बचा है बेटा 36। ये आपका चौथा चरण होगा। पांचवा चरण क्या होगा?
ये और यहां तक और ये एल तक तो बिल्कुल सेम रखना है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? और उसके बाद L2 के बाद देखो, L के बाद बेटा 42, सबसे बड़ी संख्या अपने आप ही आ गई, तो ये भी सेम हो जाएगा 42। अब 42 के बाद बड़ा अक्षर लिखना है, तो बड़ा अक्षर इनमें से कौन सा है? के लिख देंगे, और डी और 36 ऐसे के ऐसे सेम रहेगा। उसके बाद पांचवा हो गया, तो छठे चरण में क्या आ जाएगा? ये अक्षर सेम, ये भी सेम, ये भी सेम सेम, ये सारे सेम हो जाएंगे। यहाँ पे के की जगह यहाँ के ही रहेगा। डी और 36 में पहले क्या लिख देंगे? 36, और 36 लिखते डी अपने आप ऑटोफिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डी। और डी होते सबका इनका ये कंप्लीट आउटपुट आ गया इस इनपुट का, जो दूसरा चरण दिया इसका। और कितने और चरणों की आवश्यकता हुई? ये सेकंड है, तो उसके बाद कितने और बने? तो 1 2 3 और 4। इसके बाद में 4 चरणों की और आवश्यकता हुई, ऐसा किस ऑप्शन में? बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। तो इसका आंसर बी है। उसके बाद देखो, ये एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको और देख लो जल्दी से, कि कुछ बेंच रोड है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक बेंच का गोला बनाता हूं कि कुछ बेंच है, बी लिख देता हूं, और ये कुछ बेंच क्या है? रोड है। तो इस बेंच में थोड़ा सा काट के क्या कर देता हूं? रोड। आगे देखो, कोई रोड पहाड़ नहीं है, तो कोई रोड पहाड़ नहीं है, तो रोड यहाँ है, मैं एक पहाड़ का गोला यहाँ पे बना लेता हूँ। बेटा इस रोड और पहाड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। और नेक्स्ट कहा कि कुछ पहाड़ जंगल है, तो पहाड़ में थोड़ा सा काट के जे कर देता हूँ, ये जंगल है, मैंने ऐसे बना दिया। अब आप निष्कर्ष चेक करो जल्दी से कि कुछ जंगल रोड है, जंगल ये रहे बेटा, रोड ये रहा, जंगल और रोड के बीच कुछ का रिलेशन है कि नहीं? इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, पता ही नहीं है, तो देख लो बोलो में कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं है, तो ये निष्कर्ष कैसा है? गलत। अगला, कुछ जंगल बेंच है, तो जंगल ये रहे बेटा, बेंच ये रही, कुछ जंगल बेंच आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसलिए ये निष्कर्ष भी कैसा है? गलत। और इसके बेटा दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, तो आपको कौन सा आंसर करना है? इसका डी करना है, कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे एक सिलोजिज्म का छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा 134, इसको पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा एक कथन आपको दिया है, उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं दी है। आपको कथन को पढ़ के ये बताना है कि जो पूर्व धारणाएं हैं उनमें से उस कथन के अकॉर्डिंग कौन सी पूर्व धारणाएं सही है और कौन सी गलत है। ऊपर आपको लोगों ने बताया ये सारी चीजें, तो आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो, इसने कहा मोहन नीता को कहता है, एक कथन है, मोहन नाम का लड़का है जो नीता को कहता है कि अगले कल लंच पर मिल जाएं, यानी अगले कल वो लंच पे मिलने की बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? मोहन। और किससे कह रहा है? नीता से। अब पूर्व धारणा क्या है? पहली, कि दोनों को लंच का समय मालूम है, बिल्कुल सही बात है भी, दोनों को लंच का समय मालूम है, तभी तो बेटा यहाँ पे मोहन ने नीता को टाइम का जिक्र नहीं किया है। इसने कहा कि कल लंच पे मिलना है, अगले कल लंच पर मिल जाए, तो इसका मतलब दोनों को समय का पता है, तो बात सही है। तो ये पूर्व धारणा इस कथन में नहीं था, बिल्कुल सही बात है। अगला, दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इनको पता नहीं होता कि लंच ये कहाँ पे करते हैं, तो बिल्कुल ये मोहन उस जगह के बारे में जिक्र करता, पर इन दोनों को जगह का भी पता है, समय का भी पता है, तो दोनों पूर्व धारणा इस नीत है। और अंतर्निहित दोनों पूर्व धारणाएं, तो कौन सा आंसर होगा बेटा? सी आंसर होगा, कि अगर पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित है, तो आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद सही एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल एक रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को लिए बेटा तुम ऐसे बना के भी कर सकते हो, बाकी ऐसे सोच के भी कर सकते हो। कैसे होगा सोच के देखो। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तो बेटा कहने वाला एक पुरुष है और ये पुरुष एक औरत को कह रहा है। तो आप ऐसे सोचो, खुद एक पुरुष हो, तो आप पुरुष हो, तुम किसी औरत के बारे में कह रहे हो, तुमने क्या कहा उस औरत के बारे में? देखो, कहा कि उसकी मां, यानी जो व्यक्ति है जिसके बारे में बता रहा है, कि उस व्यक्ति की जो मां है वो क्या है? इस पुरुष ने कहा कि तुम्हारे पिताजी, तो औरत से कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी की इकलौती क्या है? पुत्री। तो मुझे बताओ, उस महिला जो भी है उसके पिता की इकलौती जो पुत्री होगी वो श्रम महिला है। और इस पुरुष ने कहा कि वो जो महिला है, तो उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री तो श्रम महिला है, और वो जो महिला है वो इस व्यक्ति की क्या है? बता रखा है शुरू में कि इसकी माँ है, तो महिला उस व्यक्ति की माँ है। यही पूछा कि बताएं कि उस व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है, तो महिला बेटा उसकी क्या होगी? माँ होगी। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो, एक पुरुष कह रहा है एक व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ व्यक्ति लिखा, और इस व्यक्ति के बारे में किससे कह रहा है? ये पुरुष एक महिला से कह रहा है, तो यहाँ महिला लिख देता हूं। इससे कह रहा है, क्या कह रहा है ये पुरुष? सुनो, इसने पुरुष ने कहा कि भाई इस व्यक्ति की जो मां है वो, इस पुरुष ने कहा कि भाई इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो बेटा महिला के पिता की जो इकलौती पुत्री है वो तो स्वयं ये महिला ही है,
और ये महिला इस व्यक्ति की माँ है, तो सीधा सीधा ही आ गया कि उस व्यक्ति से उस औरत का क्या रिश्ता है, तो औरत उसकी माँ होगी। आंसर इसका कौन सा होगा, डी होगा। तो ऐसे बेटा हमने टोटल आज 25 इसके क्वेश्चन लिए थे, और 25 का क्या आंसर होगा वो सारे हमसे सोल्व करके देखे थे। फिर इसके बाद ऐसे ही डेली जो हमारे यहाँ पटवार की पेपर की सीरीज चलती है, उसके पटवार के पेपरों का जो सॉल्यूशन है वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं कभी आगे नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।